विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने प्रथमा विभक्ति और उसके अनुवाद कार्य को जाना। आज की कक्षा में हम द्वितीय विभक्ति और उसके अनुवाद कार्य को जानेंगे। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं द्वितीय विभक्ति में तो द्वितीय विभक्ति कारक कौन सा होगा यहाँ पर? कर्म कारक। अब देखिए विद्यार्थियों, कहा गया है कर्ता क्रियया यम सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति कर्तुरीप्सितमं कर्म कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति कर्मणि द्वितीया यथा। अब विद्यार्थी तात्पर्य क्या है इसका कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होने के कारण वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब विद्यार्थियों, हम यहां पर भेद कर सकते हैं कि कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति में क्या अंतर है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि यहां पर क्या हुआ, कर्म संज्ञा हुई और उसके उपरांत द्वितीय विभक्ति हुई, लेकिन उपपद विभक्ति में कोई पद आने पर सीधे ही द्वितीय विभक्ति हो जाती है। देखिए विद्यार्थी, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि रामः गच्छति। अब कर्ता क्रिया के द्वारा सर्वाधिक किसको चाह रहा है? गांव को, क्योंकि जाना कहाँ है? गांव जाना है। तो विद्यार्थियों, राम गांव को जाता है। बालकाः पठन्ति वेदम, तो बालकाः वेदम पठन्ति। वयम द्रक्ष्यामः, क्या देखेंगे? नाटकम। साधु अकरोत्, साधु करता है क्या? तपस्याम। संदीपः वदेत सत्यम। तो क्या हुआ विद्यार्थियों? रामः ग्रामं गच्छति, बालकाः वेदं पठन्ति, वयं द्रक्ष्यामः, साधु अकरोत्, संदीपः सत्यम वदेत। तो ग्रामं, वेदम, नाटकम, तपस्याम, सत्यम, ये क्या है विद्यार्थियों? कर्म है। कर्म होने के कारण यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए विद्यार्थियों, हमने देखा कि जो प्रथम पुरुष है उसके साथ क्रिया प्रथम पुरुष की। अब यहाँ पर भी प्रथम पुरुष। अब यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों? वयम। यहाँ पर क्या है? अहम, आवाम, वयम अस्मत् शब्द है, इस कारण यहाँ पर क्या होगा? उत्तम पुरुष की क्रिया। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रथम पुरुष उसके अनुसार क्रिया, यहाँ पर प्रथम पुरुष उसके अनुसार क्रिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आगे कहा है अधोलिखित शब्दानाम योगे द्वितीय विभक्ति ही भवति यथा, निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब यह क्या है विद्यार्थियों? यह है उपपद विभक्ति, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? सीधा ही उन शब्दों के, उन पदों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, अभितः या उभयतः, तात्पर्य क्या है? दोनों ओर। इनके योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। परितः सर्वतः, चारों ओर। समया निक्सा, समीप में। अंतरेण, बिना, बिना। अब देखिए अभितः, तो राजमार्गम अभितः वृक्षः सन्ति, राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थियों, जो अभितः है उसके योग में क्या हुआ? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? उपपद विभक्ति। उसी प्रकार से ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत हैं, यह इसका अनुवाद है। तो यहाँ पर विद्यार्थी परितः के योग में द्वितीय विभक्ति। शमया निक्सा, समीप में, तो विद्यालयम निक्सा देवालयः अस्ति, विद्यालय के समीप देवालय है या मंदिर है। अंतरेण अथवा बिना, तो प्रदीपः पुस्तकम विना पठति, प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है। विना के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अंतरा, अंतरा से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? बीच में। तो क्या होगा? रामम श्यामम च अंतरा देवदत्तः अस्ति, अंतरा के योग में रामम श्यामम में द्वितीय विभक्ति। और उसी प्रकार से धिक, धिक से क्या तात्पर्य? धिक्कार, तो दुष्टम धिक, दुष्ट को धिक्कार, धिक के योग में दुष्टम में क्या है? द्वितीय विभक्ति। हा, हाय में क्या है विद्यार्थियों? दुर्जनम, हा, दुर्जन को हाय। अब यहाँ पर हा के कारण द्वितीय विभक्ति दुर्जनम, इस प्रकार से पद बना है। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रति, प्रति से क्या तात्पर्य? और, तो छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति, छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। अनु, पीछे, तो राजपुरुषः चोरम अनुधावति, राजपुरुष चोर के पीछे दौड़ता है। यावत, तक, तो गणेशः वनम च यावत गच्छति, गणेश वन तक जाता है। अब यहाँ पर यावत के कारण वनम में, अनु के कारण चोरम में, प्रति के कारण विद्यालय में क्या हुआ है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है विद्यार्थियों अधोअधः, अधोअधः से क्या है? सबसे नीचे, तो भूमि अधोअधः जलम अस्ति, भूमि के नीचे जल है या ठीक नीचे। अधोअधः से क्या तात्पर्य है? ठीक नीचे, तो भूमि के ठीक नीचे जल है। अध्यधि, अंदर अंदर, तो लोकम अध्यधि हरि अस्ति, लोक के अंदर अंदर हरि है। या ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर, तो लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति, लोक के ऊपर ऊपर सूर्य है। अब विद्यार्थी ऊपरी ऊपरी, अध्यधि, अधोअधः, इनके कारण भूमिम, अध्यधि के कारण लोकम, ऊपरी ऊपरी के कारण लोकम, इनके कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे है आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आश धातु नाम प्रयोगे येषाम आधारस्य कर्म संज्ञा भवति कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति आदि सिंह स्थाशाम कर्म, यह एक सूत्र है। अब यहाँ पर बताया गया है विद्यार्थियों कि आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था तथा आश धातुओं के योग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, आधार में होती है सप्तमी विभक्ति, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यदि आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आस धातु होगी तो वहां पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, अर्थात वहां पर क्या होगी, अब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। पहले आधार की कर्म संज्ञा होगी और कर्म होने के कारण वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए उदाहरणार्थम अधिशेते, अधिशेते से क्या तात्पर्य होता है, तो सुरेश है शय्याम अधिशेते, सुरेश का आधार क्या है, शय्या है, लेकिन यहाँ पर अधिशेते अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु होने के कारण क्या हुआ, अधिशेते और जो शय्या है उसमें कर्म संज्ञा और कर्म होने के कारण द्वितीय विभक्ति क्या होगा, सुरेश है शय्याम अधिशेते। अधितिष्ठति बैठता है तो अध्यापक, अधितिष्ठति अध्यापक बैठता है। अब अधितिष्ठति होने के कारण जो आसंदिका है उस आसंदिका में कर्म तो क्या हुआ, आसंदिकाम, तो अध्यापक आसंदिकाम अधितिष्ठति, अध्यापक आसंदिका पर बैठता है। उसी प्रकार से अध्यास्ते बैठता है तो नृपः अध्यास्ते, राजा बैठता है कहाँ, सिंहासनम, सिंहासन पर। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए अधिशेते अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आस धातु, तो क्या पद बने हैं, अधिशेते अधितिष्ठति और अध्यास्ते। उसी प्रकार से आगे देखिए विद्यार्थियों उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वश धातु वश धातोः प्रयोगे अस्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवति कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति उपान्वध्याङ् वशः। अब यहाँ पर विद्यार्थियों कुछ उपसर्ग हैं और उन उपसर्गों के साथ यदि अगर वश धातु का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर भी कर्म संज्ञा हो जाती है। कहा गया है कि उप अनु अधि आंग, आंग में क्या शेष बचता है, आ, उपसर्ग पूर्वक वश धातु के योग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है एवं कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए विद्यार्थियों उप अनु अधि और आंग, इनके साथ कौन सी धातु हो, वश धातु हो। देखिए क्या बनता है, उपवशति, अनुवशति, अधिवशति और आवशति। उप अनु अधि और आंग, हमारे पास में जो वश धातु है, वश धातु से पूर्व जो उपसर्ग है, उपसर्ग लगने के बाद में जो धातु रूप है वह किस प्रकार से बना हुआ है, उपवसति, अनुवसति, अधिवसति और आवसति। देखिए उपवसति से क्या तात्पर्य, पास में रहता है, तो श्यामः नगरम उपवसति, श्याम नगर के पास रहता है। कुलदीप है गृहम अनुवसति, कुलदीप घर के पीछे रहता है। अधिवसति, अनुवसति से क्या तात्पर्य, पीछे रहता है, और अधिवसति से क्या तात्पर्य, में रहता है, तो सुरेश जयपुरम अधिवसति, सुरेश जयपुर में रहता है। आवशति रहता है, तो हरि बैकुंठम आवशति, हरि बैकुंठ में रहते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों अधि उपसर्ग अधि क्या क्या है, उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वश धातु होने पर जो कर्म है, जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होगी और कर्म होने के कारण वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे देखिए विद्यार्थियों अभिनी उपसर्ग द्वय पूर्वक विष धातोः प्रयोगे सति अस्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवति कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति अभिनी विषश्च। का क्या कहा गया है कि अभिनी, ये दो उपसर्ग हैं अभि और नी, इन दो उपसर्गों के साथ विष धातु का प्रयोग होने पर इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है एवं कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। अब विद्यार्थियों ये दोनों उपसर्ग एक साथ होने चाहिए, अभि और नी। देखिए किस प्रकार से पद बनेगा, अभिनिविशते, तो दिनेश ग्रामम अभिनिविशते, दिनेश गांव में प्रवेश करता है। छात्र है विद्यालयम अभिनिविशते, छात्र विद्यालय में प्रवेश करता है। अब अभिनिविशते होने के कारण ग्रामम में और यहाँ पर भी विद्यालयम में क्या होगा विद्यार्थियों, कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। दिनेश है ग्रामम अभिनिविशते, दिनेश गांव में प्रवेश करता है। छात्र है विद्यालयम अभिनिविशते, छात्र विद्यालय में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर दो वाक्य दिए हुए हैं। आगे है विद्यार्थियों अपादानाधिकारकाणाम यत्र अविविक्षा अस्ति तस्य कर्म संज्ञा भवति कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति अकथितम च। कहा गया है कि अपादानाधिकारकों की जहाँ विवक्षा होती है वहाँ उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयुक्त होती है अकथितम च। देखिए विद्यार्थियों संस्कृत भाषायाम एतादृशाः षोडश धातवः सन्ति येषां प्रयोगे एकं तु मुख्यं कर्म भवति अपरञ्च अपादानाधिकारके
अविवक्षितम गोणम कर्म भवति, अस्मिन् गोणे कर्मणि एव अत्र द्वितीय विभक्ति भवति, इमे धातवः एव द्विकर्मक धातवः कथ्यन्ते। तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जो द्विकर्मक होती है, अर्थात वहां पर दो कर्म होंगे। तो वहां पर एक तो मुख्य कर्म होगा, एक गौण कर्म होगा। जो मुख्य कर्म होगा उसमें तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन जो गौण कर्म है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए विद्यार्थी इसको समझने का प्रयास करते हैं कि संस्कृत भाषा में इस प्रकार की 16 धातुएं हैं जिनके प्रयोग में एक तो मुख्य कर्म होता है और दूसरा पदानाधिकारकों से अविवक्षित गौण कर्म होता है। इस गौण कर्म में ही द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये धातुएं ही द्विकर्मक धातुएं कही जाती है। इनका प्रयोग यहां किया जा रहा है। देखिए वह धातुएं कौन कौन सी है? दुह, याच, पच, दंड, प्रच, रुद्ध, ची, जी, भ्रू, शास, मथ, मुस, नी, री, वह और कृष। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये धातुएं हैं। चलिए एक एक धातु को देखते हैं। दुह धातु द्विकर्मक है, अर्थात यहाँ पर दो कर्म होंगे। हमारे पास में वाक्य है गोपाल है गाम दुग्धम दोग्धी, गोपाल गाय से दूध को दोहता है। अब यहाँ पर एक मुख्य कर्म है और एक गौण कर्म है। मुख्य कर्म कौन सा है विद्यार्थी? यहाँ पर जो दुग्धम है वह क्या है? मुख्य कर्म है, और जो गाम है वह क्या है? गौण कर्म है। तो गौण कर्म होने के कारण यहाँ पर भी क्या आया है? कर्म हुआ है, और कर्म होने के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गोपाल गाय से दूध को दोहता है। उसी प्रकार से याच धातु मांगना द्विकर्म। तो सुरेश है महेशम पुस्तकम याचते, सुरेश महेश से पुस्तक को मांगता है। सुरेश महेश से पुस्तक को मांगता है, तो महेशम में क्या है विद्यार्थियों? गौण कर्म है, और यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पच पकाना, पाचक है तंडुलान ओदनम पचती, पाचक चावलों से भात पकाता है, भात को पकाता है। तो तंडुलान के अंतर्गत क्या है विद्यार्थी? द्वितीय विभक्ति। यहां पर भी गौण कर्म है। दंड, दंड देना, तो राजा गर्गान शतम दंडयति, राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है। अब विद्यार्थियों गर्गान, गर्गान क्या है? गौण कर्म है, और यहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए विद्यार्थियों, पृच्छ, पृच्छ से क्या तात्पर्य? पूछना। तो सह माणवकम पंथानम पृच्छति, वह बालक से मार्ग को पूछता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम यदि अगर सीधा सीधा अर्थ लगाए तो विद्यार्थियों हमें पता चल जाता है कि कहाँ गौण कर्म है और कहाँ पर मुख्य कर्म है। देखिए यदि अगर हम कारक चिन्हों का अध्ययन करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के अधिकरण में पेपर, इस प्रकार से विद्यार्थी यदि अगर हम अध्ययन करें तो देखिए वह बालक से मार्ग को पूछता है। तो मार्ग को यहां पर मुख्य कर्म है, और से जहां पर अर्थ आ रहा है वह क्या है? गौण कर्म है। तो स माणवकम पंथानम पृच्छति, वह बालक से मार्ग पूछता है। तो माणवकम गौण कर्म द्वितीय विभक्ति। रुद्ध, रुद्ध से क्या तात्पर्य? रोकना। ग्वाल है गाम दंडम अवरुणद्धि, ग्वाला गाय को दंड से रोकता है। उसी प्रकार से ची चुनना, मालाकार है लताम पुष्पम चिन्होती, तो मालाकार पुष्प को चुनता है लताओं से। तो लताम के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति है गौण कर्म होने के कारण। उसी प्रकार से विद्यार्थियों जी धातु जीतना, नृपः शत्रुम राज्यम जयति, राजा शत्रु से राज्य को जीतता है। तो शत्रुम में क्या है? गौण कर्म है, गौण कर्म होने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भ्रू, भ्रू से क्या तात्पर्य? बोलना। तो गुरुहु शिष्यम धर्मम भ्रूते, गुरु शिष्य को धर्म कहता है। अब उसी प्रकार से सास है, सास से क्या तात्पर्य? कहना। तो गुरु शिष्य को धर्म कहता है, दोनों का अर्थ एक ही है। गुरु शिष्य को धर्म बोलता है या गुरु शिष्य को धर्म कहता है। अब यहाँ पर शिष्यम में क्या है? गौण कर्म है। मथ यानी मथना, स क्षीर निधिम सुधाम मतनाति, वह क्षीर सागर से अमृत को मतता है। तो क्षीर निधिम में क्या है विद्यार्थियों? यहाँ पर गौण कर्म है, और जो सुधाम है वहां पर मुख्य कर्म है। तो क्षीर सागर से अमृत को मतता है। मुश, मुश से क्या तात्पर्य है? चुनना। क्या है विद्यार्थियों? चुनना। तो देखिए चोर है देवदत्त हम सतम धनम मुष्णाति, चोर देवदत्त का धन चुराता है। तो अब विद्यार्थियों चोर देवदत्त का या चोर देवदत्त से धन को चुराता है, इस प्रकार से हम इसका तात्पर्य लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देवदत्तम में क्या होगा? गौण कर्म होगा, और गौण कर्म होने के कारण यहाँ पर क्या होगी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। नी से क्या तात्पर्य? ले जाना। स अजाम ग्रामम नयति, वह बकरी को गांव ले जाता है। ह्री से क्या तात्पर्य? हरण करना। तो स कृपणम धनम हरति, वह कंजूस के धन का हरण करता है। वह ले जाना। तो कृषक है ग्रामम भारम वहति, किसान गांव में बोझा ले जाता है। कृष खींचना, कृषक है क्षेत्रम महिषिम कर्षति, किसान खेत में भैंस को खींचता है। ग्रामम
कृपणम, ग्रामम, क्षेत्रम इत्यादि वाक्यों के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है विद्यार्थियों, कालवाचिनी शब्दे मार्गवाचिनी शब्दे च अत्यंत संयोगे गम्यमाने द्वितीय विभक्ति भवति कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। यह सूत्र है। तात्पर्य क्या है कि कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में अत्यंत संयोग होने पर गम्यमान में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। कालवाचक अर्थात समयवाचक हो गया और मार्गवाचक अर्थात जो मार्ग से संबंधित है वह, इनमें अत्यंत संयोग हो तो वहां पर क्या होगा विद्यार्थियों, जो गम्यमान है उस गम्यमान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए, सुरेश अत्र 5 दिनानि पठति, सुरेश यहाँ लगातार 5 दिन से पढ़ रहा है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हमने अध्ययन किया कि कालवाची और मार्गवाची। तो कालवाची क्या है विद्यार्थियों, 5 दिनानि, तो इसमें क्या हुआ, कर्म हुआ और यहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, द्वितीय विभक्ति का। मोहन है माशम अधीते, मोहन लगातार महीने भर से पढ़ता है तो माशम में कर्म। नदी क्रोशम कुटिलास्ति, नदी कोश भर तक लगातार टेढ़ी है तो क्रोशम में कर्म। प्रदीप योजनम पठति, प्रदीप लगातार 1 योजन तक पढ़ता है तो योजनम में कर्म। तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में क्या होगा विद्यार्थियों, अत्यंत संयोग होने पर वहां पर कर्म संख्या होगी। आगे देखिए विद्यार्थियों, हमारा जो द्वितीय विभक्ति है उस द्वितीय विभक्ति से जो अनुवाद से संबंधित जो वाक्य हैं उनका भी अध्ययन हम करते हैं। देखिए, मैं वृक्ष को देखता हूं तो सर्वप्रथम क्या लेंगे विद्यार्थियों, अहम। मैं हो गया। अब विद्यार्थियों हम यह देखते हैं कि यह किसके अंतर्गत प्रयुक्त होता है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत, क्योंकि अश्मत शब्द है। तो विद्यार्थियों अब अहम के साथ क्या होगा, अहम एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगी, तो अहम के साथ आएगा अहम पश्यामि। अब विद्यार्थियों वृक्ष को देखता हूं तो कर्म है तो क्या होगा, वृक्षम, तो अहम वृक्षम पश्यामि। बालक प्राप्त करता है तो बालकः प्रथम पुरुष, बालक क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी तो बालकः लभते, बालक प्राप्त करता है। अब किसको प्राप्त करता है, भोजन को प्राप्त करता है तो क्या होगा, कर्म, द्वितीय विभक्ति, तो क्या लिखेंगे, बालकः भोजनम लभते। वह पुस्तिका लिखती है, उसी प्रकार से हम सब पढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों हम सब से क्या तात्पर्य हुआ, अस्मत् शब्द अहम आवाम वयम, वयम होगा बहुवचन है तो क्रिया होगी उत्तम पुरुष बहुवचन की, तो क्या लिखेंगे, वयम पठामः। अब क्या पढ़ेंगे, तो कहा कि संस्कृत पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, संस्कृतम, तो वयम संस्कृतम पठामः। इस प्रकार से विद्यार्थियों द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत यदि अगर कोई वाक्य होता है तो हम इस प्रकार से वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों तृतीय विभक्ति के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।